Hi everybody. So in this video what I'm going to do is that I'm going to analyze 2024 English नेट क्वेश्चंस। सो 2024 में जो यूजीसी नेट ने क्वेश्चंस पूछे हैं उस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और ये भी समझेंगे कि नेट कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और नेट कितना चेंज हो गया और उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं क्वेश्चन पूछने का वो कहाँ से पूछ रहा है। क्योंकि हर बार यूजीसी नेट ने मैंने देखा है कभी लिटरेरी थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कभी ब्रिटिश लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कभी अमेरिकन लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, और कभी इंडियन लिटरेचर से ज़्यादा पूछता है। बट इस बार क्या हुआ है, इस बार ज़्यादातर ब्रिटिश लिटरेचर से आया है, कुछ इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चंस आए हैं और थ्योरी से तो बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ज़्यादा हार्डली 10 क्वेश्चंस आए हैं। जनरली 20 से 25 क्वेश्चन लिटरेरी थ्योरी से आते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए हैं और मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भरा पड़ा है क्वेश्चंस। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। एंड आई रियली वांट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, कैसे बदल रहे हैं और आप लोग अपना मैच कर सकते हैं कि आप लोग कितना सही बनाए हैं, कितना गलत बनाए हैं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स। अब ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक क्या था? अब जितने भी मॉडर्न एज की बात है ये, मतलब कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी की बात है। उस समय कुछ राइटर्स ऐसे थे जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे और वहाँ से उन्होंने क्रिटिज्म की शुरुआत की थी। अब यहाँ से नेट कभी क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन इस बार नेट ने यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है ना। तो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स, तो आप ये एक तरह से कह सकते हैं कि अलग पॉइंट आप बना के पढ़ सकते हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था, जैसे यूनिवर्सिटी वेल्स मेंबर थे, है ना, उसी तरीके से कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स थे, जिसमें कि F.R. लुइस आते ही आते हैं, विलियम एम्पसन आते ही आते हैं, केनेथ बर्क आते ही आते हैं। तो डी लेविस नहीं आती। क्यों? क्योंकि डी लेविस जो थी वो F.R. लुइस की वाइफ थी एंड सी डज नॉट हैव एनी लेट्स से इनका कोई एक रिलेशन नहीं है एकेडेमिया के अंदर, है ना। तो राइट आंसर वुड बी 2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट्रिक वाइट। देखिए ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से क्वेश्चन आ गया है। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछना शुरू कर दिया है। ऐसे पहले भी पूछता था बट बेसिक क्वेश्चंस आते थे, इसमें भी बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन मैंने देखा है कि 2 से 3 क्वेश्चंस ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से इस बार पूछा गया है। कहते हैं पैट्रिक वाइट द ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट वाज रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस। इसमें से ऐसे कौन सी प्राइज है जो इस ऑस्ट्रेलियन राइटर को मिला है? तो पहला ऑप्शन दिया है बुकर प्राइज, दूसरा पुलित्जर प्राइज, तीसरा ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर एंड चौथा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। एज वी ऑलरेडी नो कि इनको नोबेल प्राइज मिला है, तो डी वाला जो भी ऑप्शंस होंगे वो सही होंगे। अब इसमें बी एंड सी है, ये नहीं होगा, ए एंड ई है, ये भी नहीं होगा, ए एंड बी है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर वुड बी 2। ऑलराइट, आगे चलते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तीसरा क्वेश्चन 53 क्वेश्चन। अच्छा, ये डब्ल्यू सीरीज का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई और सीरीज हो तो यू कैन सेंड मी द PDF, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स एम्ड एट डिपिक्टिंग कंसर्न्स ऑफ गर्ल्स हु इम्प्रेस्ड द टेनेंट्स ऑफ गर्ल कल्चर, है ना, गर्लहुड, गर्ल कल्चर के बारे में। ये तो मतलब ऑब्वियसली पहली बार क्वेश्चन है, मैंने भी ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखा था, बट हमें पता है, ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें छांटना होगा, कोई मतलब जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उस ऑप्शन से अगर हम छांटना शुरू करेंगे तो आंसर ईजिली मिल जाएगा। तो जैसे सैशी वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, ये एक मैगजीन है और काफ़ी पॉपुलर मैगजीन है ना, वुमेनहुड को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कह सकते हैं फेमिनिज्म की तरफ से। तो सैशी जिसमें आएगा वो राइट आंसर होगा। अब देखते हैं, ए इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा एक ओफिलिया स्पीक्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन है। अब देखिए डी किसमें आता है, डी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। बट इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा आपका 2 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मोरालिटी प्ले।
नाउ इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो मोरालिटी प्ले के कैटेगरी में नहीं आता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका सिंपल आंसर है 4, द सिटी हेयर्स। द सिटी हेयर्स ये मोरालिटी प्ले के अंदर नहीं आता। मोरालिटी प्ले के अंदर क्या होता है, मोरल एक्शन दिखाया जाता है ना, कहानी जो होती है वो बिब्लिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 कहता है कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड्स, बिब्लियोग्राफी के बारे में पूछ रहा है कि बिब्लियोग्राफी क्या प्रोवाइड कराता है या बिब्लियोग्राफी किसको कहते हैं। तो सिंपल याद रखना है कि जब भी वर्क साइटेशन ही बिब्लियोग्राफी है। जब हम कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं, जब कोई हम रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो वो जो रिसर्च आर्टिकल होता है तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, जितने भी वर्क्स को हमने साइटेशन किया है, मतलब जितने भी वर्क्स को हमने लिए हैं, है ना, उसका एक साइटेशन लिखते हैं, है ना, एट द एंड ऑफ द रिसर्च आर्टिकल। तो उसी को क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर राइटर के बुक के बारे में होता है, कौन सी ईयर में पब्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अ लिस्ट ऑफ, 1 वुड बी द राइट आंसर, अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्क साइटेड रेफर्ड इन द रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड जो भी, क्योंकि साइटेशन से, बिब्लियोग्राफी से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अगली बार अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू वुड बी एबल टू, है ना, मतलब मार्क करके आप आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रीडिंग ऑफ दलित पैंथर्स मूवमेंट। अब यहाँ से नेट ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस बार क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है। दलित मूवमेंट से 3 या 4, मतलब दलित लिटरेचर से 3 या 4 क्वेश्चन इस बार आए हैं। तो इसका जो है मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा ACE। पढ़ के भी बता देता हूँ, एनालिसिस भी कर देता हूँ। ए में कहता है कि दलित पैंथर्स मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्लैक पैंथर मूवमेंट, और उसके बाद कहता है कि दलित पैंथर्स मूवमेंट वाज लेड बाय राजा दहल, है ना, नामदेव दशल एंड जेबी पवार। और उसके बाद ई में दलित पैंथर्स मूवमेंट वाज रूटेड इन द लिटिल मैगजीन मूवमेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, आई एग्री विद इट। कभी कभी होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमन सेंसिकल होते हैं, कभी कभी कॉमन सेंस से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है ना। जब जिसके बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, उस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडरेट से डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं, 1 मिनट, हाँ, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। अगेन देखो, अब मैं एक बार और कहता हूँ कि यूजीसी हमेशा उसी राइटर के बारे में क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर, चाहे वो ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर हो, चाहे वो इंडियन लिटरेचर के अंदर हो, चाहे वो अमेरिकन लिटरेचर के अंदर हो, है ना, तभी पूछेगा जब तक कि वो इंपॉर्टेंट राइटर ना हो। तो जॉन मिल्टन सबसे इंपॉर्टेंट राइटर में से एक है ना। मिल्टॉनिक एज इनके ऊपर है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। अब इनमें से कहता है कि इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो कुछ करना नहीं होता, इसको तो याद करने की बात है, तो मैं सिंपली इसके आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो आया था राइट आंसर वुड बी 3, मतलब कि पैराडाइज लॉस्ट पहले आया और सबसे लास्ट में आया कॉमो। ठीक है, नेक्स्ट वर्क कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज एडिटेड बाय गे एक्टिविस्ट। देखिए LGBTQ+ से क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं, पहले इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अब 3-4 क्वेश्चंस मैंने देखा है, लेस्बियन से आया है, गे से आया है, मतलब अब फेमिनिज्म के बाद पोस्ट फेमिनिज्म थ्योरी और LGBTQ सबसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेट सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर वुड बी ब्रदर टू ब्रदर। ठीक है, दैट वुड बी द राइट आंसर, 1 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग राइटर्स हु आर नोन फॉर द मैजिक रियलिज्म। अब मैजिक रियलिज्म से कई बार क्वेश्चंस आए हैं और पता है हमें कि 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है, एक सलमान रश्दी और दूसरा कौन है, हमारा मार्कीज, है ना। और मार्कीज को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तो मार्कीज के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ये सलमान रश्दी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस अब नेट पूछता नहीं है, इस बार फिर भी पूछ दिया क्योंकि ये लाइमलाइट में थे और नेट पहले पूछा करता था, लेकिन फिर बीच में 2-3 सालों से नेट ने कभी सलमान रश्दी से क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। बट इस बार रश्दी काफ़ी पॉपुलर में थे, उन्होंने एक बुक लिखा है शायद नाइफ करके, है ना, तो मे भी शायद इसलिए क्वेश्चन उठाया गया है। तो राइट आंसर वुड बी B और D, जिसमें होगा, किसमें है, तीसरे नंबर में है, 3 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है कि मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में इसमें क्या कर दिया है, इसमें नॉवेल का नाम दे दिया है और उसके कैरेक्टर्स का नाम दे दिया है।
अब कैरेक्टर से हमें मैच करना है, ठीक है। जैसे कुली जो है, कुली वर्ग किसका है, कुली में जो कैरेक्टर है वो है मुन्नो। तो देखते हैं ए में ए का 2 किस में है, ए का 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। अच्छा बी में देखते हैं, द सर्पेंट एंड द रोप है, रामस्वामी है उसमें, तो बी का 3 हो गया, बी का 3 इसमें आ रहा है, तो 4 वुड बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ अमिताभ घोष। अमिताभ घोष, देखो अमिताभ घोष अगेन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है ना, क्योंकि इसका जो शेडो लाइन्स है ना, ये सब बुक, द सी ऑफ पॉपीज है, ये सब बुक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है, मैंने पहले भी बोला था जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, वेदर इट्स फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, वेदर इट्स फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर और वेदर इट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ओनली ऑन सच टॉपिक्स, या कह सकते हैं ओनली ऑन दोज राइटर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा EBDAC, ठीक है। द सर्कल ऑफ रीजन वॉज द फर्स्ट पब्लिकेशन और द सी ऑफ पॉपीज वॉज द लास्ट पब्लिकेशन, है ना, मतलब एक रीसेंट पब्लिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्लियर हो गया। 62 नंबर, एक मिनट, अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे, एक मिनट, जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ, कहते हैं कि आइडेंटिफाई द ऑथर हु स्टेटेड द फॉलोइंग लाइन्स। अब यहाँ पे नेट हर बार पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि कुछ सेंटेंस दे देगा डायरेक्ट बुक के अंदर से उठा के, या फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन, और पूछेगा किस राइटर ने इसको बोला है ना। तो कहता है देयर इज फर्स्ट द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड सेकेंड द लिटरेचर ऑफ पावर। ये स्टेटमेंट किसने बोला था, है ना। ये स्टेटमेंट जो था ये थॉमस डी क्विंची ने बोला था। अब थॉमस डी क्विंची कौन है? थॉमस डी क्विंची फिलोसफर हैं, रोमांटिक एज के फिलोसफर हैं, और इनका एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, समथिंग लाइक दैट ना, द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, है ना। वहाँ से नेट क्वेश्चन पूछ सकता है, आगे भी पूछेगा, यहाँ भी पूछा है। आगे चलते हैं। कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो इसमें ए और बी दोनों आंसर होगा, आर्टिकल 342 एंड आर्टिकल 343। तो राइट आंसर होगा ए एंड बी, 4 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था, पता नहीं नेट ने क्यों पूछा है, बट नेट तो नेट है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। आगे कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द येल स्कूल। अब इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि येल स्कूल में नहीं, मतलब एसोसिएटेड है, वहाँ पे नहीं पढ़ा हो, या फिर वहाँ से इंस्पिरेशन या वहाँ से उन्होंने लिखना नहीं शुरुआत की हो। तो पॉल डिमॉन तो पता है वो येल यूनिवर्सिटी से थे, डेरिडा भी थे, है ना, हैरोल्ड ब्लूम भी थे। तो राइट आंसर वुड बी टेरी ईगल्टन, ठीक है। 64 का राइट आंसर वुड बी टेरी ईगल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टू नेशंस इज द सबटाइटल ऑफ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर बार चार्ल्स डिकेंस से नेट क्वेश्चन पूछता था, है ना, और इस बार चार्ल्स डिकेंस ऑप्शन में दिया हुआ है, और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में 2 शहर की बात करता है। पहला शहर लंदन, दूसरा शहर पेरिस। और लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे कि लोगों को लगेगा कि अच्छा 2 शहर की बात कर रहा है तो विच मीन्स की 2 नेशन की बात हो रही है ना, लेकिन नहीं। राइट आंसर वुड बी सिबिल। बेंजामिन डिज़राइली का एक वर्क है सिबिल, इसका जो टाइटल है वो है द टू नेशंस, ठीक है। तो राइट आंसर वुड बी 2। 66 क्वेश्चन नंबर, फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। तो कहता है ऑब्जेक्टिविज्म किसने दिया था, पैथेटिक फैलेसी किसने दिया था, स्प्रिंग रिदम किसने दिया था। अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा है इसमें तो इजीली बन जाएगा। जैसे स्प्रिंग रिदम किसने दिया था, GM हॉपकिंस ने दिया था। पैथेटिक फैलेसी किसने दिया था, जॉन रस्किन ने दिया था, है ना। तो वैसे ही बन जाएगा। देखिए अगर हमने दिखाया ABCD, अगर C का आंसर 2 आ रहा है, अगर B का आंसर 1 आ रहा है, और ऑब्जेक्टिविज्म आई थिंक रेमंड विलियम्स ने, विलियम कैरोल विलियम्स का है, अगर 3 आ रहा है तो देखिए 3, 1, 2 किस में आ रहा है, 3, 1, 2, 4 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, 4 वुड बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग।
ये भी फिर मैच द फॉलोइंग है। कहते हैं कि द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फिलुदा, ये तो सत्यजीत रे का है। देखते हैं, ए का 4 किसी में आ रहा है, ए का 1 नहीं आ रहा, ए का 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो राइट आंसर वुड बी 2। काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड अनट्रांसलेटेबलनेस इन हिज फेमस वर्क। मतलब किसने सबसे पहली बार यूज किया था कि जो चीज़ ट्रांसलेट नहीं की जा सकती है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है डेरिडा ने यूज किया था, है ना, और वॉल्टर बेंजामिन ने। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे के सारे लिटरेरी क्रिटिज्म से, लिटरेरी थ्योरी से नहीं दिया है। अब मे बी मैथ्यू आर्नल्ड सही हो सकता है। यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मुझे एज इट इज़ एग्जैक्ट नहीं पता। मैं देख के मे बी कॉमेंट सेक्शन में बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको मैं गलत आंसर दूँ या फिर गलत बताऊँ। जो मुझे खुद नहीं पता है वो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, पर मुझे इतना पता है कि डेरिडा ने भी इसके बारे में बात करी है। जब आप डेरिडा का डिकंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो डेरिडा हैज़ टॉक्ड अबाउट दिस, इवन वॉल्टर बेंजामिन टॉक्स अबाउट इट। जितने भी पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं दे टॉक अबाउट दिस अनट्रांसलेटेबिलिटी, है ना। लेकिन इसमें से कौन से राइटर ने बोला है मैं वो एक बार देख के आपको कंफर्म करूँगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं फ्री में PDFs वगैरह प्रोवाइड कराऊँगा। और मैं फिर से एक नया UGC नेट का एक नया कोर्स लाने वाला हूँ। देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं नया ऐप बनवा लूँ, ऐप के पीछे बहुत पैसे लगते हैं, है ना, या वेबसाइट बनवा लूँ वहाँ पे मैं पेड कोर्सेज रखूँ, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जब मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा, व्हेन आई विल हैव मोर सब्सक्राइबर्स, तब जाके मैं उस स्थिति में रहूँगा कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ अपने जेब से पैसे खर्च करके, है ना। और पता चलेगा बाद में ऐसा कुछ होगा नहीं, रिटर्न कुछ आएगा नहीं, तो दैट इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट। आई बिलीव व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो आपको समझ आ रही होगी, है ना। तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, क्वालिटी वीडियोज़ बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गिव अस सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। वैसे भी मैं बताऊं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आई कैन टीच यू बेटर देन व्हाट एवरीवन इज टीचिंग, बट मैंने देखा है कि यूट्यूब पे मोस्टली, सबकी बात नहीं कर रहा, दे आर फ्यू पीपल जो काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फालतू की वीडियोज़ बनाते हैं और बहुत फेमस है यूट्यूब पे, स्पेशली जब इंग्लिश लिटरेचर की बात होती है ना। बट एनीवे क्या कर सकते हैं, लोगों का डिमांड यही होता है ना। कहता है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग दलित वुमेन राइटर्स। यहाँ पे दलित लिटरेचर से एक पहले क्वेश्चन बना था, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें दलित लिटरेचर से क्वेश्चन आया, तो मैं सीधे इसका आंसर लिख देता हूँ। EABDC इज द राइट आंसर, मतलब 2 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ ये W ग्रुप का है, W ग्रुप का, ओके। अगर आपके पास दूसरे ग्रुप का कोई है क्वेश्चन तो आप मेरे पास भेजो, है ना, व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप का चैनल, व्हाट्सएप का जो लिंक है वो टेलीग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियोज़ बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स इन ऑर्डर टू देयर बर्थ, है ना, 70 का। अगेन ये भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है तो इसमें रटना ही है आपको, ECBAD विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 71 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर। तीसरा क्वेश्चन दलित लिटरेचर से पूछ चुका है ना। तीसरा क्वेश्चन, आप देखो दलित लिटरेचर से क्वेश्चन मतलब इतना नहीं पूछता था, मैंने कभी देखा नहीं था इतना पूछते हुए, लेकिन इस बार काफ़ी क्वेश्चन UGC नेट ने पूछा है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा A and B। इट इज़ एन अनडिलीवर्ड स्पीच रिटन इन 1936 और it focuses on the need to create a society where individuals are treated with respect regardless of their caste, ठीक है। तो राइट आंसर होगा A B दोनों होगा, which means कि 1 would be the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग फिल्म्स ऑन डिसेबिलिटी कंसर्न्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ रिलीज। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, मूवी का पब्लिकेशन डेट कोई याद नहीं रखता कि कौन सी मूवी कब रिलीज हुई थी, है ना। इवन दो अगर मूवी इंस्पायर्ड है किसी लिटरेचर से, इंस्पायर्ड है किसी पर्टिकुलर नॉवेल के ऊपर, फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुझे पता तो नहीं है, फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता है, बट मैं इसको चेक करके कमेंट में
डाल दूंगा या फिर ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ये दोनों क्वेश्चन फिलहाल के लिए रहने देते हैं, मैं दोबारा से इसको चेक करके आपको बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस पीरियड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो वेरियस पीरियड्स है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, जैकोबियन एज आ रहा है, रेस्टोरेशन आ रहा है, कैरोलाइन आ रहा है, अगस्तन आ रहा है, कॉमनवेल्थ आ रहा है, विच मीन्स कि सारे के सारे आसपास के एज हैं, विच मीन्स रेनेसा, और रेनेसा के बाद न्यू क्लासिकल एज से क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, रेनेसा में सबसे पहले एलिजाबेथन एज आता है, दूसरा जैकोबियन आता है, तीसरा कैरोलाइन आता है, चौथा कॉमनवेल्थ आता है ना, कैरोलिन भी उसको कहते हैं। तो अब देखो, एलिजाबेथन एज तो दिया नहीं है, दूसरा दिया है जैकोबियन एज, तो बी आ गया पहले, जैकोबियन के बाद क्या आता है, कैरोलिन एज आता है या कैरोलाइन एज आता है, बी के बाद ए हो गया, उसके बाद आता है कॉमनवेल्थ, बी के बाद ए के बाद डी। अब देखिए बी ए डी कहाँ है, बी ए डी यहाँ पे आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइन ही हु वर्क्स फॉर स्वीटनेस एंड लाइट यूनाइटेड वर्क्स टू मेक रीजन एंड द विल ऑफ गॉड प्रिवेल ऑकर्स इन, किस पर्टिकुलर वर्क के अंदर इसको लिखा गया है, ठीक है। तो ये मैथ्यू अर्नल का है, कल्चर एंड अनार्की के अंदर, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। रेमंड विलियम्स गॉड के बारे में तो बात करेगा नहीं, यूलिया क्रिस्टेबा गॉड के बारे में बात करेगी नहीं, सिगमंड फ्रॉइड तो कभी गॉड के बारे में बात कर ही नहीं सकता है ना। तो बचा कौन, मैथ्यू अर्नल्ड, क्योंकि ही वॉज अ पोइट और गॉड के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे गॉड प्रिवेल, मतलब वर्ड्स आ रहे हैं, बस एक माइंड में लगाना है कि अच्छा ये हो सकता है राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉन्सेप्ट है, टर्म्स है, और उसको कॉइन किसने किया है ना, हु कॉइन दीज टर्म्स। तो इसमें आता है जैसे कोड़ा किसने किया है, कार्निवलाइजेशन तो मुझे पता है मिखाइल वक्तिन ने किया है, ठीक है। कोड़ा जो है ये यूलिया क्रिस्टेवा ने किया है। तो अब देखते हैं, ए का 2, बी का 3 आ रहा है, 2 और 3 किसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 2 और 3 इसमें आ रहा है, तो 2 वुड बी द राइट आंसर, ओके। एलिमिनेशन करना है, एग्जाम में हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही काम आता है। 77 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। इसमें से कौन ऐसे राइटर हैं जो कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से एसोसिएटेड में नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा विलियम ब्लेक, क्योंकि ब्लेक क्या था, ब्लेक बाद में आए थे और ये तीनों के तीनों आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, जॉन कीट्स, पीवी शेले और ले हंट। ऐसे कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से पहली बार नेट ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। अब कुछ लाइन्स दे दिया, वो पूछ रहा है कि कौन से वर्क से लिया गया है। तो कहता है, देयरफॉर कंपेयर वी द पोएट विद द हिस्टोरियन एंड विथ द मोरल फिलोसफर, एंड इफ ही गो बियॉन्ड देम बोथ नो अदर स्किल कैन मैच हिम, है ना। कहते हैं कि अब इसको एक्सप्लेन करने से कोई मकसद नहीं है, मतलब इसका कोई वो यूज़ नहीं है, मैं बस बता देता हूँ कि ये डिफेंस ऑफ पोइसी के अंदर यूज किया गया था, ये सेंटेंस को लिखा गया था, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू ऑकरेंस एज डिस्क्राइब बाय द धनंजय, है ना, दशरूपा। मैं इसका सीधा आंसर दे देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर है CDABE, ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ लीडिंग फिगर इन न्यू क्रिटिक्स। न्यू क्रिटिक्स से क्वेश्चन आ गया, पीजी के सिलेबस में है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी चाहे पटना यूनिवर्सिटी के पीजी के सिलेबस में है न्यू क्रिटिसिज्म, वहाँ से देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। अब कहता है कि इसमें से कौन सा मेंबर जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर नहीं आता है। रशियन फॉर्मलिज्म भी है, काफ़ी सिमिलर है दोनों, बट रशियन फॉर्मलिज्म में सिर्फ और सिर्फ रशिया के लोग हैं। अब इसमें क्लिंट ब्रुक्स तो आता ही है, एलन टेट आता ही आता है, जॉन क्रोई रॉन्सम आते ही आते हैं, तो बच गया कौन, आई रिचर्ड। तो राइट आंसर वुड बी 3, आई रिचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद मोमेंट पोइट्री। इसमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जो कि मोमेंट पोइट्री से एसोसिएटेड नहीं है। ये जो मोमेंट पोइट्री, ये भी मॉडर्न एज की पोइट्री आती है, वॉर पोइट्री के बाद मॉडर्न मोमेंट पोइट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा, पहले देखते हैं, चार्ल्स किंग्सली, डोनाल्ड डेवी, एलिजाबेथ जेनिंग्स, जॉन वेन। ये भी है, ये भी है, ये भी है। राइट आंसर वुड बी चार्ल्स किंग्सली नहीं है, ठीक है, तो 1 वुड बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, मतलब शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल मतलब लिखने का तरीका है, ये कौन सा लेटेस्ट एडिशन है इसका। तो 7th एडिशन जो है ना वो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, ओके। अगला क्वेश्चन, नेम द ब्रिटिश पोइट हु रोट
सौरभ एंड रुस्तुम। रुस्तुम हमारे कलीग भी हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, इज़ अ वेरी गुड गाय, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो वैसे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये पीजी के सिलेबस में है ना। मैथ्यू अर्नल्ड, इसका जो राइटर है वो कौन है, मैथ्यू अर्नल्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वर्क ऑफ जॉन कीट्स इज डेडिकेटेड टू थॉमस चेस्टरटन। थॉमस चेस्टरटन को जॉन कीट्स ने अपने कौन से वर्क में डेडिकेट किया था, तो वो था एंडीमियन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी मोमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इमर्जेंस। अब कहते हैं कि इसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है कौन पहले आया, मतलब कौन सा लिटरेरी मोमेंट जो है वो पहले आया और कौन उसके बाद आया। ठीक है, काफ़ी गर्मी है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखते हैं पहले, प्री-राफेलाइट, इम्प्रेशन, फ्यूचरिज्म, इमेजिज्म, एब्सर्डिज्म। अच्छा, एब्सर्डिज्म तो लास्ट में आएगा, तो सी जो लास्ट में है, इसमें लास्ट में है सी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। राइट आंसर होगा 4 वुड बी द राइट आंसर। ओके, ऐसे भी प्री-राफेलाइट ब्रदरहुड देखो तो विक्टोरियन से पहले आता है, मतलब प्री विक्टोरियन कहते हैं उसको, ये अर्ली विक्टोरियन में आता है ना। और उसके बाद बाकी सारे के सारे इंटेलेक्चुअल मोमेंट आना शुरू होते हैं, है ना। तो ऑफकोर्स पहला प्री-राफेलाइट आ गया और लास्ट में हमारा आ गया एब्सर्डिज्म, तो आंसर हमारा बन गया। नेक्स्ट है 86 नंबर, कहता है कि मैच करने के लिए बोलता है, लैंग्वेज एंड पैराडॉक्स। किसने लिखा था लैंग्वेज एंड पैराडॉक्स? लैंग्वेज एंड पैराडॉक्स लिखा था क्लिंथ ब्रूक्स ने। ठीक है, अगेंस्ट द इंटरप्रिटेशन किसने लिखा था? सुजान ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का है 2, बी का है 4, 2 4 इसमें आ रहा है, 3 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द नॉवेल भवानी भट्टाचार्य अगेन अच्छी राइटर हैं और इनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, ADCBE। सबसे पहला वर्क था इनका अ गॉडेस नेम्ड गोल्ड, और लास्ट वर्क, रिसेंट वर्क, ही हु राइड्स अ टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जीन या फिर जीन रेज वाइट सारागासोसी मैंने पढ़ाया है अभी बीपीएससी के बच्चों को। यहाँ से नेट भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से स्टेट भी क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 88 का, वो होगा आपका एक्शन ऑफ द नॉवेल टेक्स प्लेस इन साउथ अफ्रीका। ये गलत है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में नहीं, डोमिनिका में हुआ था। डोमिनिका में कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जमाइका में, मतलब इसका जो सेटिंग है वो जमाइका में है, डोमिनिकन रिपब्लिक में है। डोमिनिकन रिपब्लिक में एक प्लेस है जमाइका, वहाँ है, ना कि साउथ अफ्रीका में। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं। अब देखो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि ये जो वर्क है वाइट सारागासोसी, इसमें जो मैड वुमेन ऑफ एटिक है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं ये दूसरा वर्क है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उस वर्क पे जब वो वर्क से भी क्वेश्चन आया है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज पेन एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोएट्स, प्लेराइट्स, एडिटर्स, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट फाउंडेड बाय मिसेस डॉल्सन स्कॉट इन 1921। इसका सिंपल आंसर है जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, ही वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बिब्लियोग्राफिकल एंट्री फॉलोज द स्टाइल प्रिस्क्राइब्ड इन MLA एडिशन। जैसे ही MLA एडिशन की बात होगी, है ना, क्योंकि जो भी रिसर्च लिखते हैं, जो भी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। MLA एडिशन में क्या होता है, या जब हम बिब्लियोग्राफी लिख रहे होते हैं MLA एडिशन में, तो सबसे पहले हम सरनेम को आगे रखते हैं। जैसे अगर मेरा नाम रत्नेश है तो रत्नेश पहले आएगा, फिर रवीश आएगा, फिर मेरा वर्क आएगा, और वो वर्क जो होगा वो टिल्टेड होगा, इटैलिक में होगा, उसके बाद फिर पब्लिकेशन होगा, और उसके बाद पब्लिकेशन ईयर होता है सबसे लास्ट में। तो राइट आंसर होगा 1 वुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ब्रिटिश पोएट इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। अब पूछता है कि ब्रिटिश पोएट, कुछ देखो ब्रिटिश लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर के कुछ ब्रिटिश पोएट हैं, और ये सारे के सारे पोएट्स कौन हैं? मेटाफिजिकल पोएट्स हैं और कैविलियर पोएट्स हैं। तो इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मांग रहा है। तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें? 91 में सबसे पहले हमारा आएगा एंड्रयू मार्वल, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, है ना। यहाँ से पिछली बार भी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, कई बार नेट ने क्वेश्चन पूछ चुका है ना। तो राइट आंसर होगा
एंड्रयू मार्वल, रिचर्ड लवलेस, उसके बाद थॉमस कैरियो, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि 4 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे चलते हैं। कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू बायरन्स वर्क एज अ मॉन्स्ट्रस कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर्स एंड मॉकरी। ऐसा कौन सा राइटर है जिसने लॉर्ड बायरन के वर्क को बोला था कि मॉन्स्ट्रस कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, एक तरह से हॉरर है। किसने बोला था? रॉबर्ट साउदी ने बोला था। राइट आंसर वुड बी रॉबर्ट साउदी। सब रोमांटिक एज के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ यू टू अवॉइड प्लेगरिज्म। ऐसा क्या करोगे जो प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूजिंग पैराफ्रेजेस और कोट्स बाय अदर सोर्सेस इन योर नेम। अपने नाम से हम किसी का कोटेशन यूज कर लेंगे और अपना नाम डाल देंगे। दैट वुड बी अ प्लेगरिज्म, दैट वुड बी अ वेरी बैड आइडिया, है ना, दैट वुड बी अ वेरी बैड थिंग। तो ये तो नहीं होगा। सेकंड कहते हैं कि नॉट यूजिंग अ प्लेगरिज्म चेकर। भाई प्लेगरिज्म चेकर तो जरूरी है, तभी तो पता चलेगा प्लेगरिज्म कितना प्लेगराइज्ड है। तो तीसरा वुड बी द राइट आंसर गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर। जब हम ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट दे देंगे तो वो प्लेगरिज्म नहीं कहलाएगा, वो प्लेगरिज्म में काउंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अब मैच द फॉलोइंग है ना, राइटर और उसके टेक्स्ट को। रिचर्ड हॉगर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस था, है ना। फिर नेक्स्ट है नैंदी, रेमंड विलियम्स और ईपी थॉमसन, है ना। अब इसको मिलाते हैं। रिचर्ड हॉगर्ट जो थे, हॉगर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और ये है द यूज ऑफ लिटरेसी। ठीक है, आशीष नंदे, ये तो हमें नहीं पता। रेमंड विलियम्स का देखते हैं। रेमंड विलियम्स का द मेकिंग नहीं, द लॉन्ग रेवोल्यूशन। तो देखते हैं, ए का आ रहा होना चाहिए 3 और सी का आ रहा होना चाहिए था 4। 3 और 4 किस में आ रहा है? ए का 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। बी का तो पता नहीं अभी। सी का 4 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। वाह, वेरी नाइस। चलिए देखते ईपी थॉमसन का। ईपी थॉमसन का है द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास। ठीक है, ये आ रहा है। तो राइट आंसर वुड बी 1। ए वुड बी द राइट आंसर, 1 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। 95 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मीनिंग इन अ पोएम एज डिफाइंड बाय आई, एक मिनट, एज डिफाइंड बाय आई रिचर्ड इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आई रिचर्ड का। इसमें से कह रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म उसने यूज़ नहीं किया था। उसने 4 टर्म यूज़ किया था और ये एक बार नेट ने पूछ दिया था कि क्रोनोलॉजिकल, है ना। तो उसमें आता है फॉर्म तो नहीं होगा, इतना तो फिक्स है, फॉर्म वुड बी द राइट आंसर। लेकिन एक वर्ड मैं भूल रहा हूँ, उसमें आता है फीलिंग, टोन, इंटेंशन और एक और वर्ड आता है जो मैं अभी भूल रहा हूँ। तो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर वुड बी 2। नेक्स्ट कहता है कि मैच द फॉलोइंग। 96 में मैच द फॉलोइंग है। अब इसमें कहता है कि ध्यान लोका, अच्छा ये इंडियन एस्थेटिक्स है, इसको अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। ओके, 97 ऐसा देख लेना चाहिए क्या? मैं गलत नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ओरिजिनल नेम चार्ल्स, अच्छा इसमें क्या दिया गया है? इसमें पेन नेम दिया गया है और उसका ओरिजिनल नेम दिया गया है। तो हमें ढूंढना है कि ये किसका नाम था। तो चार्ल्स लुडविग डॉटसन, मैरी एन इवंस, सबको पता है मैरी एन इवंस जॉर्ज एलियट थी, है ना। ठीक है, अब इसी से पता चल जाएगा। देखते हैं बी का 1 किस में है? बी का 1 इसमें है, बी का इसमें नहीं है, इसमें हाँ इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो ये दोनों तो पहले कट गया, ये और ये कट गया। अब बच्चा एरिक ऑर्थर ब्लेयर। किसका है एरिक ऑर्थर ब्लेयर? ये है जॉर्ज ऑरवेल का नाम है शायद, एरिक ऑर्थर ब्लेयर। 97 है ना। हाँ, अच्छा अगला देखते हैं। सैमुअल लॉन्गहन क्लेमेंस, ये तो मार्क ट्वेन का है। तो ये राइट आंसर होगा, 1 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, हाँ 1 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर इंडियन वर्ड्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, इसका तो हम राइट आंसर ऐसे ही बता दूंगा, बी सी एंड डी वुड बी द राइट आंसर, मतलब 3 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग अफ्रीकन राइटर्स ऑब्जर्व दैट ओ माई बॉडी मेक्स मी ऑलवेज अ मैन हु क्वेश्चंस।
तो ये फ्रेंच फैनन का कोट है, फ्रेंच फैनन ने ये बात बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबरा स्मिथ का, इन हर ऐसे टुवर्ड्स अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म रेजेस कंसर्न फॉर। देखो अगेन ये चौथा क्वेश्चन है LGBTQ से, ये फोर्थ क्वेश्चन UGC नेट ने पूछा है, ठीक है। तो राइट आंसर वुड बी ब्लैक लेस्बियन वुमेन एंड ब्लैक एंड वाइट वुमेन बोथ टुगेदर दे हैव यूनिवर्सल कंसर्न्स। तो B and E वुड बी द राइट आंसर, 3 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स once remarked that I woke one morning and found myself famous। तो ये तो बहुत फेमस है, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन इनको बार्ड भी बोला जाता है ना। तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बार काफ़ी ड्रंक थे, है ना, इन्होंने एक बुक लिखा और पब्लिश हो गया। तो अगले दिन जब सुबह सो के उठते तो सब इनके बारे में चर्चा कर रहा होता है, तो इनको पता चलता है कि अच्छा मैं फेमस हो गया। उसी तरह से अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे तो मैं भी एक दिन मतलब फेमस तो मैं नहीं होना चाहता, मैं मेरे अंदर कभी वो नहीं है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, ताकि क्योंकि मैं क्वालिटी एजुकेशन देता हूँ, क्वालिटी मतलब नॉलेज देता हूँ। इवन आई वॉज इन अ PG कॉलेज, मैं पहले पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में था, अब अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में आ गया, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो समझ सकते हो कि मैं क्वालिटी एजुकेशन ही दूंगा। तो इफ़ यू गाइज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस, है ना। एनीवे राइट आंसर वुड बी द लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, एक मिनट, कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग राइटर्स वंस रिमार्क दैट, हाँ ये तो देख लिया हमने, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग चैप्टर इज द डिस्टिंक्ट फीचर इन द लेटेस्ट MLA एडिशन, है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए डॉक्यूमेंटिंग सोर्स, है ना। वैसे मैंने देखा नहीं है, पर राइट आंसर शुड बी दिस वन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, है ना, वो February 21 है, 1 वुड बी द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्रेस्टडी, है ना। अब ये क्वेश्चन आया है आपके जिसमें मॉर्फिन्स वगैरह पढ़ते हैं ना, बॉर्न मॉर्फिन, है ना, फ्री मॉर्फिन, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा B and D, इन द स्टडी ऑफ पोइट्री एंड इन द स्टडी ऑफ स्पोकन साउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APA। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। कहते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APA, which means American Psychological Association is the right answer. Next question, which of the following writers pioneered the Australian Aboriginal movement? Again Australian literature, ये शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा आपका BCD, केविन गिलबर्ट, ओडगिरो एंड देन जैक डेविस, ठीक है। 2 would be the right answer. Next, what is the correct chronological sequence of the following book? देखिए DH लॉरेंस से अगेन क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर DH लॉरेंस, क्योंकि DH लॉरेंस पूरी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट राइटर में से एक राइटर आते हैं, है ना। तो DH लॉरेंस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है, ये तो काफ़ी इजी है क्योंकि हर बार DH लॉरेंस, हर दूसरी बार नेट क्वेश्चन पूछता है ये DH लॉरेंस है। तो सबसे पहला इनका वक्त है सन्स एंड लवर्स, है ना। इसके कैरेक्टर से पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, है ना। पिछले अगर नेट की बात करोगे, अगर आप पिछले नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखोगे तो इसमें इसके कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा था नेट ने, और इस बार पूछ दिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। सन्स एंड लवर इनका पहला बुक था जो कि बैन हो गया था, है ना। दूसरा बुक था इनका, एक मिनट, हाँ दूसरा बुक था इनका CEE, हाँ द वाइट पिकॉक, ठीक है। तो देखो BD किस में आ रहा है, BD इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है BD, ठीक है। और सबसे लास्ट बुक था लेडी चैटरलीज लवर, इस बुक के लिए भी इनको बैन किया गया था, ये बुक भी बैन था, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फेमस ड्रामेटिस्ट इन ऑर्डर टू देयर बर्थ। हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 108 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट सीक्वेंस है वो मैं बता देता हूँ, BCADE। अब देखो इसको तो रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि कौन पहले है। देखो जैसे विलियम वेचरली, विलियम कॉन्ग्रेव, है ना, और जॉन ड्राइडन, ये तीनों सेम एज के राइटर हैं, है ना, एक ही एज में थे, क्योंकि ये सब आपका सेंटिमेंटल कॉमेडी लिख रहे थे, है ना। ड्राइडन नहीं बल्कि ये दोनों सेंटिमेंटल कॉमेडी लिख रहे थे, सिटी कॉमेडी लिख रहे थे, और सिंह उसके बाद आते हैं,
जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ सबसे लास्ट में आते हैं, ये मॉडर्निज्म में आ जाते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, है ना। तो राइट आंसर होगा ई। ये जो सिंह है वो सबसे लास्ट में आएंगे, उसके बाद जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ आएंगे, तो राइट आंसर वुड बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना पड़ता है, इसी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ता है ऑप्शन को, तब जाके आंसर बनता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। पोएम का पोइट से लिस्ट मैच करना है। टू हिज कोई मिस्ट्रेस, पीजी के सिलेबस में है, किसने लिखा था? टू हिज कोई मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वल ने लिखा था, है ना। द स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा था? मैथ्यू आर्नोल्ड। दोनों पीजी के सिलेबस में है, दोनों पीजी के सिलेबस में है, और वहाँ से क्वेश्चन देखो पूछ रहा है ना। तो देखते हैं, ए का 2 बी का 3 किस में आ रहा है? ए का 2 बी का 3 पहले में ही आ रहा था, पहले में ही आ रहा है, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द टर्म नेग्रिट्यूड कॉइन्ड बाय एनी Sazair was appreciated as well as criticized by critics and thinkers. Select the correct responses to their मतलब मैं इसका सीधा का सीधा आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी एंड सी, 2 वुड बी द राइट आंसर, ये और ये। नेक्स्ट, इसमें कुछ है नहीं, इसमें ऐसा कुछ एनालिसिस करने का है नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, द पोएटिक लाइन इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल अपीयर्स इन विच बुक। कभी कभी मुझे लगता है ये शेक्सपियर का है, लेकिन एक्चुअली ये है इन मेमोरियम में लिखा गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, ठीक है। तो 2 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग अमेरिकन पोइट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। अब अमेरिकन पोइट के उसके बर्थ के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली सजाना है। तो अब पहले ही पता है कि सबसे पुराना जो राइटर है, जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? इमोशन पे जाते हैं, इमोशन के बाद थॉर्डो पे जाते हैं, तो बी और डी तो पहले आना चाहिए। अब देखते हैं बी डी किसी में है, बी डी पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इज बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, पीबी शैले एडोनिस लेमेंट्स द डेथ ऑफ। पीबी शैले का जो वर्क है ना, जिसका नाम है एडोनिस, वो किसके लेमेंट पे, किसके याद पे लिखा गया है, किसके डेथ पे लिखा गया था? वो जॉन कीट्स के डेथ पे लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी थ्योरीज मोमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इमर्जेंस, ठीक है। उसके इमर्जेंस के मतलब अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है। तो कहते हैं कल्चरल स्टडीज़, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, सरियलिज्म, रिसेप्शन थ्योरी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म शुड बी द लास्ट। तो देखो बी किस में सबसे लास्ट में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, तो 4 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं, हु कॉइन द टर्म फिलेगोसेंट्रिक। फिलेगोसेंट्रिक किसने कॉइन किया था? ये तो बिल्कुल डेरिडा ने किया था, तो डेरिडा से 2 क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, 2 क्वेश्चन डेरिडा से पूछ चुका है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशंस। अब इसके पब्लिकेशन के अनुसार हमें मतलब उसको क्रोनोलॉजिकली सजाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वुड बी CADBE, CADB, ठीक है। बहुत गर्मी है, बहुत मुझे प्यास लग गया, बट एनीवे पहले मैं वीडियो ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद में राइट आंसर वुड बी CADBE। तो कहाँ आ रहा है CADB? अच्छा हाँ, फोर्थ वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अ ब्रीफ रेफरेंस इन द टेक्स्ट दैट इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ द आइडिया ऑफ कोटेशन कंसल्टेड फ्रॉम अनदर सोर्स। तो सिंपल है, इन टेक्स्ट साइटेशन होगा, है ना, इन टेक्स्ट साइटेशन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द बाइनरी पेयर लैंग एंड पेरोल। लैंग एंड पेरोल फेर्डिनेंड डी सॉसॉर से क्वेश्चन आ रहा है, स्ट्रक्चरलिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A and D, 4 would be the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर एसोसिएटेड विद प्री-रैफाएलाइट ब्रदरहुड। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे बहुत डाउट लगता है, ये क्वेश्चन में बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि प्री-रैफाएलाइट ब्रदरहुड जो था उसके अंदर दांते गैब्रियल रॉसेटी भी आती है, उसके बाद दांते गैब्रियल रॉसेटी भी, हाँ, उसके जॉन एवरेट मिलाइस भी आता है, और एलिजाबेथ बैरन ब्राउनिंग भी आता है। तो ऑप्शन अगर देना चाहिए था उनको तो 1 और 3 दोनों होना चाहिए, है ना। ऐसे 1 में लिखो तब भी मार्क्स मिलेगा, 3 लिखोगे तब भी मार्क्स मिलेगा। वैसे मैं बता रहा हूँ ये करेक्ट है, अब UGC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक टर्म आर करेक्ट।
इसमें से कौन सा ऐसा डेफिनेशन है मतलब लिंग्विस्टिक टर्म में जो कि सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा बी और ई, बी एंड ई। ठीक है। अब फिलोलॉजी यहाँ पे यूजीसी नेट ने क्या कहते हैं आपके फ्रेडरिक नीचे से क्वेश्चन पूछा है। नीचे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कभी नीचे से डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है पूछते हुए, लेकिन फ्रेडरिक नीचे जो थे ही वॉज अ फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट उसको कहते हैं कि जो वर्ड के साउंड को पढ़ता है ना, मतलब एक तरह से कहते हैं जैसे मॉर्फिन होता है ना सबसे छोटे छोटे एलिमेंट्स, उसी तरीके से फोमीन्स होते हैं। फोमीन्स मतलब वर्ड का साउंड कहाँ से आया, किस कल्चर कॉन्टेक्स्ट से आया, है ना, उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो नीचे इसमें मास्टरी किए हुए थे, है ना। तो एनीवे, तो राइट आंसर वुड बी बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। हाँ, कहता है कि महाभारत, हाँ, इसका राइट आंसर होगा, कहता है कि अच्छा इसमें मिलान करना है, तो मैं सिर्फ राइट आंसर लिख देता हूँ। 3 वुड बी द राइट आंसर। ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। 3 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, अगर किसी का कोड अलग अलग है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मिला सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच, अगेन मैच द फॉलोइंग है। इसका भी मैं आंसर सीधा लिख ही देता हूँ। 3 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है फिर मैच द फॉलोइंग है। वाह, सिर्फ मैच द फॉलोइंग दे रहा है। इसका भी आंसर मैं लिख ही देता हूँ। इकॉन एफोरिया, ठीक है ना। 123 का 1 वुड बी द राइट आंसर। ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। ये बोला गया था सैमुअल जॉनसन के द्वारा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द 1985 ऐसे, कहता है कि इन द 1985 ऐसे 3 वुमेन टेक्स्ट्स एंड क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म गायत्री स्पिवाक shows the development of white liberal feminist subject which are the text referred। कौन से टेक्स्ट रेफर किए गए थे इनके वर्क्स के अंदर? तो पहला ऑप्शन होगा सही है, द वाइट सारागासो सी। हाँ, इसी की बात मैं कर रहा था, वाइट सारागासो सी। ये जो जैन रीस का वर्क है वाइट सारागासो सी, है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और इसी के अंदर शार्लेट ब्रॉन्टी का जो जेन एयर है, वहाँ पे जो द मैड वुमेन ऑफ एटिक थी, जेन एयर के अंदर जो एक मैड वुमेन थी जो घर के अंदर हमेशा बंद रहती थी, है ना, उसके पर्सपेक्टिव से इस नॉवल को लिखा गया है। तो बी भी सही है, सी भी सही है, ए बी सी सही है। तो ए बी सी किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 में है। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ सैमुअल जॉनसन। इसमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो डॉक्टर जॉनसन ने नहीं लिखा है? द आइडलर लिखा है इसने, द रैम्बलर भी लिखा है ना, उसके बाद द पेनियस इफेक्ट ऑफ राइवरी भी लिखा है, ये नहीं लिखा है। 3 वुड बी द राइट आंसर। 126 का 3 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील्स विद द थीम ऑफ क्रियोलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा 1, माई सन्स स्टोरी। माई सन्स स्टोरी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के ऑर्डर, मतलब कैसे कैसे पब्लिकेशन हुआ उसके अनुसार टेक्स्ट को सजाना है। तो राइट आंसर होगा CBADE, CBADE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैच द फॉलोइंग है। थर्ड स्पेस सिमुलेक्रा तो पता ही है, जॉन बॉडलियर का है ना। पोस्ट ऐसे ही पता चल जाएगा। डी का ऑप्शन को इसमें है, डी 129 है ना। डी का आंसर 1 किस में है? देखिए, डी का इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर और मिलाते हैं, सिमुलेशन बन गया पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म जो है सी का आंसर होना चाहिए, रॉजर फ्राई। देखिए तो 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 1 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। 1 इज द राइट आंसर। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय चिनुआ अचबे। अगेन अफ्रीकन से आ गया, है ना। चिनुआ अचबे से क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है घुमा के। अब देखिए एरो ऑफ गॉड और नो लॉन्गर एट इज, ये ट्रिलॉजी है इसका। थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर इट इज और एरो ऑफ गॉड, ये तीनों ट्रिलॉजी है ना। और एन इमेज ऑफ अफ्रीका भी इन्हीं का लिखा हुआ है। तो राइट आंसर होगा वीप नॉट चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स, लिटरेचर रिव्यू क्या प्रोवाइड करता है, तो इजी है डिस्कशन ऑफ वर्क्स ऑलरेडी रिसर्च इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट। लिटरेचर रिव्यू किसको कहते हैं, जब किसी रेलिवेंट सब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है तो उस रिसर्च को हम मतलब डाल देते हैं, उस रिसर्च को जब हम उसी रिसर्च को हम लिटरेचर रिव्यू के थ्रू डालते हैं, है ना, क्योंकि हमने ये सब रिसर्च रिव्यू मतलब ये सारी की सारी टॉपिक्स हमने पढ़ ली और इन सारे टॉपिक से हमने एक नया टॉपिक क्रिएट किया, मतलब इसमें हमने रिसर्च फाइंडिंग ढूंढा और उसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा, तो उसको कहते हैं रिसर्च। जब आप लोग PhD करोगे तो यू विल गेट टू नो, है ना, क्या है, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ ऐसे भी, 3 वुड बी द राइट आंसर, EDBCA। ठीक है, EDBCA 3 वुड बी द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। अब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से क्वेश्चन आ गया, है ना, कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जो कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से बिलोंग नहीं करता है। तो न्यूमन तो बिलोंग करता है ना, एडवर्ड प्यूशी भी बिलोंग करता है, ये भी पता है हमें, रिचर्ड हर्डल भी बिलोंग करते हैं, तो चार्ल्स किंग्सली नहीं बिलोंग करता है, तो 4 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्क्स वेयर पब्लिश्ड। 134 का विकर ऑफ वेकफील्ड, जॉनसन्स डिक्शनरी, सारे के सारे न्यू क्लासिकल एज के हैं, द लाइफ ऑफ नेल्सन, द लाइफ ऑफ जॉनसन और लाइफ ऑफ द लाइफ ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा BAECD, 3 would be the right answer. Okay, next question, which of the following writers remarks that you are your best thing। किस राइटर ने बोला था कि you are your best thing, ये टोनी मॉरिसन ने बोला था अपने वर्क में बिलवेड में। ठीक है, शायद ये ओपनिंग या लास्ट लाइन है शायद, है ना। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, फिर है मार्टिन एस्लिन ने क्या दिया था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में बोला था, बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने बोला था इंस्ट्रेंजमेंट इन थिएटर बोला था, फिर एंटोनियो आर्टरेड ने थिएटर ऑफ क्रूलिटी दिया है और ऑस्टन स्ट्रेनबर्ग ने ड्रीम रे दिया है। तो आंसर इजली बन गया, ए का 4, बी का 3, सी का 1। 4 3 1 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 4 3 इसमें भी नहीं आ रहा, 4 3 1 इसमें आ रहा है, ये राइट आंसर होगा, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वेयर साइटेड बाय गे एक्टिविस्ट राइटर और आर्टिस्ट, है ना। 137 में मतलब फिर से देखो चौथा या पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है ना, गे लिटरेचर से। उसका राइट आंसर होगा A, B and C, 2 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पीरियड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर के अंदर एक सिर्फ मुझे लगता है ये पहला या दूसरा क्वेश्चन है, टोनी मॉरिसन से पूछा, खैर वो भी अफ्रीकन में आ जाएगा, मतलब सिंगल 1 या 2 क्वेश्चन अमेरिकन लिटरेचर से पूछा है, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा ही नहीं है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, राइट आंसर होगा CDABE। नेचुरलिस्टिक पहले आया, फिर आया आपका ये ट्रांसडेंटलिज्म आता है, जिसके अंदर आपका जितने भी फिलोसफर्स हैं, इमर्सन हो गया, डेविड हेनरी थ्योडो हो गए, इन सब इसी में आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ ग्रीश कर्नाड के। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, CADEB, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज अ ट्रिब्यूट टू एब्राहम लिंकन। ये तो सबको आता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। एब्राहम लिंकन को इन्होंने डेडिकेट किया था, काफ़ी इजी है, कई बार नेट ने पूछा है इसको, रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछा है। अब अगला है पोएम है, और उस पोएम के अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर पोएम को पढ़ेंगे, तब ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच कॉलिकल फॉर्म ऑफ इंग्लिश इन यूज्ड, किस तरह का इंग्लिश यूज किया गया है इसके अंदर। दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर, इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि एक्सटेंडेड मेटाफर की तरह काम करता है। नेक्स्ट है विच रिटोरिकल डिवाइसेस हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट बाय रिपीटिंग एंड का रिपीटेशन कहाँ हो रहा है सेंटेंस के अंदर, देखेंगे इजीली, बहुत इजीली बन जाएगा सारा क्वेश्चन। फिर कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द लाइन लाइफ फॉर मी नो क्रिस्टल स्टेयर सिग्निफाई। ठीक है, व्हाट एडवाइस डज द स्पीकर गिव हिज और हर सन इन द पोएम। पहले पोएम पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि वेल सन आई विल टेल यू लाइफ फॉर मी एंट बीन सो क्रिस्टल स्टेयर। एंट आ गया विच मीन्स कि अफ्रीकन अमेरिकन है,
अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर है, ठीक है। शायद कोई क्वेश्चन था वहाँ से इजीली बन जाएगा। दूसरा हम चलते हैं, एंड का रिपीटेशन हो रहा है, ये है एनाफोरा, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ था, एंड बोर्ड्स टॉर्न अप एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन फ्लोर बेयर बट ऑल द टाइम आई हैव सीन अ क्लाइंबिंग ऑन, क्लाइंब कर रहा है, लैडिंग है, विच मीन्स की लैडर की बात कर रहा है, लैडर की बात कर रहा है या स्टेयरकेस की बात कर रहा है ना। तो समझ ही आ गया कि चढ़ाव उतार की बात है लाइफ के बारे में, तो क्वेश्चन तो इजीली बन जाना चाहिए। अब जिसमें देखिए, इसमें अफ्रीकन अमेरिकन राइट आंसर होगा, स्टेयरकेस होगा इसके अंदर, एंड का रिपीटेशन एनाफोरा होगा, है ना, इजीली बन रहा है। कह रहे कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द लाइन लाइफ फॉर मी नो क्रिस्टल स्टेयर सिग्निफाई, तो इसका राइट आंसर होगा अ लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप एंड स्ट्रगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज द स्पीकर गिव टू हिज सन, अपने बेटे या बेटी को कौन सा एडवाइस देता है हमारा राइटर, तो कहता है कि स्टे स्ट्रांग एंड नेवर गिव अप, हाँ यही होगा, 1 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज, नेक्स्ट पैसेज है, पैसेज का एग्जाम्पल मैं इसे बना रखा हूँ इसमें, तो बना ही देता हूँ, आप दोबारा से पढ़ लेना। वैसे इसका समरी बता देता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें मतलब एनिमल और मैन का कंपैरिजन कर रहा है। एनिमल जो है वो अपनी नीड से ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करता है, उसकी जो नीड होती है अपनी नीड पूरा फुलफिल करता है, बात खत्म है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर नॉलेज है, एक डिज़ायर है, और उसके पास इतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेता है कि उस वेल्थ की वजह से वो एकदम मतलब उसका यूटिलाइज करना छोड़ देता है ना, इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। बस यही सब कह रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कि एट व्हाट स्टेज डज नॉलेज बिकम फ्रीडम फॉर मैन, ऐसा कौन सा स्टेज आता है जब आप इसके अंदर पढ़ोगे तो ईजिली मिल जाएगा आपको। तो राइट आंसर होगा वेयर मैन एक्वायर्स सरप्लस ऑफ नॉलेज, क्योंकि मैन के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एनिमल, एनिमल के पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये पैसेज में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट गिव्स मैन द फ्रीडम टू बी यूजलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल, ऑफकोर्स एबंडेंस ऑफ वेल्थ, ज़्यादा पैसे हो गए तो वो इररिस्पॉन्सिबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन, एनिमल और मैन के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू राइटर वो क्या है। ऑफकोर्स वो है एनिमल आर प्री ऑक्यूपाइड विद सेल्फ सस्टेंस। मैंने बोला जो एनिमल है वो सेल्फ मतलब प्री ऑक्यूपाइड है, वो उसके पास इतना चीज़ है, मतलब वो खा पी के एकदम मस्त हो जाता है ना, सेल्फ सस्टेनिंग, उससे ज़्यादा उसको नहीं मतलब नहीं है ना। लेकिन मैन जो है एस्पायर फॉर अटेनमेंट, जो मैन होता है उसको चाहिए पावर चाहिए, उसको चाहिए नॉलेज चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द ऑथर मीन बाय मैन ऑल्सो मस्ट नो बिकॉज ही मस्ट लिव, मतलब वही कह रहा है कि मैन को पता है कि उसको अभी जीना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मतलब ऐसा क्या है राइटर के अनुसार। नॉलेज इज़ द एसेंस ऑफ मैंस लाइफ। ऑफकोर्स नॉलेज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अब तो लेक्चर ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, तो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच ऑल माई प्रीवियस वीडियोज़। मैंने क्या किया, एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है, और उस नए सीरीज़ में पेपर 1 की भी पढ़ाई मैं करवा रहा हूँ। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे पैसे तो लगते नहीं हैं। और मैंने एक सीरीज़ में मैंने अभी टीचिंग एप्टीट्यूड को शुरू किया है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसे जैसे हमारा सिलेबस है वैसे वैसे मैं सब पे वीडियोस बनाऊंगा। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू वॉच इट और इफ़ यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और सबको शेयर नहीं करना है, शेयर उसी को करना है जो कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसको शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने अंकल आंटी के ग्रुप में शेयर करना शुरू कर देना, है ना, घर वाले ग्रुप में शेयर कर देना, फ्रेंड वाले ग्रुप में शेयर कर देना, नहीं, ऐसा नहीं। बस उसी ग्रुप में शेयर करना जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। क्योंकि अब देखो नेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और विदाउट नेट पीएचडी नहीं कर सकते, विदाउट नेट प्रोफेसर तो बन ही नहीं सकते, है ना। अलग बात है, बिहार का कुछ अलग ही चलता है, तो उस पर मैं कमेंट्री कर ही नहीं सकता। बिहार एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा। खैर, मैं अगर ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एनीवे आई विल स्टॉप हियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं कि व्हाट डज द मेटाफर अ बिग मर्चेंट स्टैंड फॉर। अ बिग मर्चेंट स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर होगा अ वेरासियस एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, दैट वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास आज खत्म होता है। 150 क्वेश्चन में से हमने 100 क्वेश्चन देख लिए, है ना। अगर आपको पेपर 1 का एनालिसिस चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, मैं पेपर 1 का भी एनालिसिस कर दूंगा। अदरवाइज क्योंकि मैं लिटरेचर ज़्यादा पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं लिटरेचर, क्योंकि पेपर 1 के एनालिसिस करने वाले बथेरे हैं, है ना, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश लिटरेचर का एनालिसिस भी कर दूँ।